वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की जो विज्ञान की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका ये पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले हमने इसके जो 5 पार्ट थे उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने इसके पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हमने 3 अभिक्रियाएं थी उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हमारी जो चौथी अभिक्रिया रहेगी वो रहेगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो पढ़ लेते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। विस्थापन अभिक्रिया में तो हमने पढ़ा था कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील को, यानी अधिक क्रियाशील तत्व जो कम क्रियाशील तत्व है उसको उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी उसकी जगह चला जाता है। जबकि इस वाले के अंदर हमें क्या करना है, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान यानी प्लस और माइनस का आदान प्रदान करके हमें यहाँ पर समीकरण बनाना है। जैसे इस सवाल की बात करें, यहाँ पर एक बार समीकरण को लिख लेते हैं। Na2SO4 था, यानी सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, इससे क्या बना हमारा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बात करें तो सोडियम की संयोजकता कितनी है +1, SO4 की कितनी है -2, बेरियम की कितनी है +2 और Cl की कितनी है -1। यानी जिसका +1 होगा वो -1 वाले के साथ, +2 वाला -2 वाले के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी सोडियम +1 है तो क्लोरीन -1 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो हमारा क्या बनेगा NaCl बनेगा। बेरियम वाला है वो किसके साथ करेगा, +2 वाला -2 वाले के साथ करेगा, तो क्या बढ़ेगा यहाँ पर बेरियम सल्फेट का निर्माण होगा। यानी जिसकी संयोजकता +1 है वो -1 वाले के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा, जिसकी संयोजकता +2 है वो -2 वाले के साथ करेगा। अगर मान लो यहाँ पर +3 होता तो ये -3 वाले के साथ अभिक्रिया करता, तो यहाँ पर हमारा जो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है ये किस में बदल जाएगा, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट के अंदर बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है +1 है ये माइनस वाले के साथ अभिक्रिया करेगा, जो -2 वाला है वो +2 वाले के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इस प्रकार हमारा उत्पाद एक तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी हमारे पास 2 उत्पाद में तत्व बनेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 के सफेद अवयव अवक्षेप का निर्माण होता है। यानी जो BaSO4 बनेगा ये कैसा होगा, सफेद अवयव यानी बिना घुलने वाला अवक्षेप बनेगा। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि सफेद अवयव अवक्षेप किसके निर्माण के कारण होता है, तो वो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट के निर्माण के कारण जो भी उत्पाद बनेगा वो सफेद अवयव अवक्षेप का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानना आना चाहिए कि दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से जो उत्पाद बनता है वो क्या कहलाएगी, हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। +1 वाला -1 वाले के साथ अभिक्रिया करता है, +2 वाला -2 वाले के साथ अभिक्रिया करता है। इस प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया बनाई जाती है। चलो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपचयन और अपचयन। चलो देख लेते हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, यानी किसी यौगिक के अंदर अगर ऑक्सीजन की मात्रा में तो वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसका मतलब हो गया इसमें वृद्धि हो और हाइड्रोजन में क्या हो, कमी हो। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी अगर किसी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी, यानी ऑक्सीजन में तो क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और हाइड्रोजन में क्या हो जाएगी, वृद्धि। यानी ऑक्सीजन की तो क्या हो, कमी हो, हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना। अब उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, इसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड की अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो कॉपर प्लस किसका निर्माण होगा, जल का। तो यहाँ पर देखो कॉपर है, उससे क्या बना है, कॉपर बना, यानी पहले इसके पास ऑक्सीजन था बाद में हट गया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। यानी पहले ऑक्सीजन था अब हट गया, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई, यहाँ पर कमी हो गई। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, ये हमारी हो गई यहाँ पर
अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी पहले हाइड्रोजन नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ हो तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे इस प्रकार में अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का अब जब संयोजन होगा तो यहाँ पर कॉपर और साथ में जल बनेगा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया यानी उपचयन हो गया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया यानी अपचयन हो गया। तो दोनों को मिला दो तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल कहलाएगा। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, जब उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं अगर एक साथ हो तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होती है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। यानी अगर ऑक्सीजन की तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वो हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ होते हैं तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है एक बार देख लेते हैं। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कॉपर ऑक्साइड है वो कॉपर में बदल गया, यानी ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगी, हमारी उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया है वो किस किस का संयोजन है, उपचयन और अपचयन। अगर दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो तो उनको हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला है जिंक ऑक्साइड और कॉपर है। जिंक प्लस यहाँ पर क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। यानी यहाँ पर जो जिंक के साथ ऑक्सीजन था वो हट गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हटना तो क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन हो गया। और यहाँ पर कार्बन था उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। और दोनों एक साथ हो रही है तो इसको हम क्या करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी दोनों का संयोजन क्या कहलाएगा, हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अगला है MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनकी अभिक्रिया कराने पर मैग्नीज क्लोराइड जल और साथ में क्या बनता है, हमारा क्लोरीन गैस। तो ये क्या हो जाएगा, जल बन गया। तो यहाँ पर देखो पहले मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर देखो मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन था वो हट गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। इसका मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, हमारी अपचयन अभिक्रिया हो गई। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ गया तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये हमारे कौन सी अभिक्रिया हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और वहां पर एग्जाम्पल देके हमें पूछा जाता है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन। अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। अगर हाइड्रोजन की तो वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर दोनों अभिक्रिया एक साथ हो तो उसको हम यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम देते हैं। चलो अगला जो टॉपिक है, हमारी लास्ट दो अभिक्रियाएं और है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला है बच्चों संक्षारण। चलो देख लेते हैं। जब कोई धातु आर्द्रता यानी नमी, वायु यानी ऑक्सीजन और पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाता है, यानी उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। यानी अगर कोई भी धातु है, धातु का मतलब हो गया बच्चों कि जिसमें क्या होता है, कठोर होता है और चमकीली होती है। तो यहाँ पर बात करें कौन कौन सी धातु हो गई, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ये सब क्या है, हमारे सारे के सारे यहाँ पर धातु है जो क्या हो गया, किसी नमी, वायु, पानी और अम्ल के संपर्क में आने पर क्या हो जाते हैं, संक्षारित, यानी उन पर जंग लग जाता है, यानी किसी और धातु की परत चढ़ जाती है तो इसको हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो लोहे पर जंग लगना, यानी लोहे के ऊपर कोई और परत जम गई है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा संक्षारण। चांदी पर जंग लग गया तो उस पर कौन सी परत चढ़ जाती है, संक्षारण के कारण काली परत चढ़ जाती है, यानी संक्षारण होने पर उस पर कौन सी परत चढ़ जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सिल्वर यानी चांदी को क्या कहा जाएगा, एजी सूत्र हो जाएगा, सिल्वर हो गया। और इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर रासायनिक नाम क्या होगा बच्चों, अर्जेंटम होगा। क्या कहेंगे इसको, अर्जेंटम। तो चांदी के ऊपर किस प्रकार की परत चढ़ जाती है, संक्षारण के कारण काली परत चढ़ जाती है। दूसरी बात करें तांबा, यानी जो हमारा कॉपर है उसके ऊपर हरी रंग की परत चढ़ जाती है। तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। संक्षारण यानी कोई भी धातु आर्द्रता, वायु और पानी और अम्ल के संपर्क में आने पर अपना क्या होती है, जंग लग जाता है उसके ऊपर, या धातु क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको संक्षारण के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लग गया, चांदी पर काली परत है और तांबे पर हरी परत। अगला टॉपिक हमारा विक्रगंधिता। संक्षारण और विक्रगंधिता एक ही प्रकार की चीजें हैं। संक्षारण तो धातु के ऊपर होता है, जबकि विक्रगंधिता खाने पीने की जो चीजें होती है उनके ऊपर पाई जाती है। वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री या वायु के संपर्क में आने पर उपचेत यानी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जिससे स्वाद और गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कोई भी खाने पीने के सामान है, अगर वो ऑक्सीजन यानी वायु के संपर्क में आते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनका एक तो स्वाद है और उनकी गंध है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उनको विक्रगंधिता के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो चिप्स की जो थैली होती है उसके अंदर पहले कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, जिससे क्या होगा, मतलब वायु के संपर्क में आने पर वो खराब हो सकती है। तो जो भी हम खाने पीने की चीजें थैली पैक देखते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, ताकि वो आसानी से खराब ना हो। जितनी भी पैकिंग वाली चीजें आती है थैली के अंदर उन सभी के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन को तो निकाल दिया जाता है और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो काफी समय तक खराब नहीं होती है। आज का अंतिम टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमने पहले देखे थे, अब क्या है, ये तापमान के आधार पर है। पहला है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, दूसरा है उष्मा शोषीय अभिक्रिया। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर किसी अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा भी बनती है यानी उष्मा का उत्सर्जन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यानी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्सर्जित होती है इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये अभिक्रिया हमने जब संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखो CH4 यानी कैसी गैस है ये बच्चों, प्राकृतिक गैस, जिसको मेथेन के नाम से जाना जाता है, जो किसके साथ अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन के साथ क्या क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। कौन सी गैस बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। साथ में हमारा जल और उष्मा भी बनती है। यानी अगर किसी अभिक्रिया में उत्पाद में अगर उष्मा बन रही है यानी उत्सर्जित हो रही है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों अभी सवाल पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस के दहन से, जब भी आप कहीं दहन शब्द देखो इसका मतलब आपको किससे अभिक्रिया करवानी है, ऑक्सीजन से। यानी अगर मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, साथ में जल और उष्मा का भी निर्माण होता है। तो अभी का प्रश्न था कि मेथेन के दहन पर कौन सी गैस बनती है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम 2-3 शब्द की बात करें तो CONOSO, इसी प्रकार CO2 NO2 SO2। यानी अगर बाद में एक परमाणु है तो उसको मोनो के द्वारा पढ़ा जाता है, अगर 2 परमाणु है तो उसको डाई के नाम से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अगला हो जाएगा सल्फर मोनोऑक्साइड। अगर यहाँ पर 2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि इनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है। अगली हमारी अंतिम अभिक्रिया रहेगी उष्मा शोषी अभिक्रिया, जो हमने वियोजन अभिक्रिया में भी पढ़ा था। यानी किसी अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा इनकी आवश्यकता हो, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, जो हमने वियोजन अभिक्रिया में डिस्कस किया था कि एक अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। वो हमने 3 प्रकार से पढ़ी थी, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। यानी अगर किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उसको उष्मीय वियोजन कहा जाता है। किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार के वियोजन को हम उष्मीय वियोजन कहते हैं या विद्युत वियोजन कहा जाता है। तो हमने ये अभिक्रिया पहले ही डिस्कस कर ली है। उष्मा क्षेपी हमने संयोजन अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था, साथ ही उष्मा शोषी अभिक्रिया हमने जब वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी उसके अंदर हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों ये आज हमने जो कक्षा 10 का पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका जो भी बच्चों लेक्चर पार्ट था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में इसके
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आएंगे। साथ ही जो बुक के जितने भी प्रश्न हैं उनको भी हम एक वीडियो के अंदर हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैथमेटिक्स के भी 3 जो चैप्टर है पहले वो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के द्वारा लिंक में देख सकते हैं। साथ ही एक एक करके हम मैथ का भी पूरा कंप्लीट कोर्स लाएंगे। साथ ही जो इसका इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसकी भी हम जितने भी पार्ट है, साथ ही ग्रामर है, उन सभी के बारे में भी एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत आई हो पसंद तो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।